हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स 910 में। जो आज की क्लास होगी वो होगी आपका क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो चलिए सीखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सीखने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशंस क्या होती है। तो इक्वेशंस क्या होती है? इक्वेशंस होती है कोई ऐसा स्टेटमेंट जिसमें इक्वल आया हो। क्या आया हो? इक्वल। ठीक है, अब जब इसमें इक्वल आ गया तो इसका मतलब है कि इक्वेशंस वे स्टेटमेंट होते हैं जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हो। ऐसे स्टेटमेंट को आप इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि इक्वेशन क्या होगी। जैसे मैंने लिखा 2x + 5 = 6। तो आप देखें यहाँ पे एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई और इसमें आ गया बीच में इक्वल। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है? इक्वेशन है। ये सिर्फ क्या है? एक इक्वेशन है। ऐसे आपने लिखा 2x² + 5x + 6 = 0। यहाँ पे भी क्या हुआ? यहाँ पे भी दो साइड हो गई, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। तो जब यहाँ पे दो साइड हो गई, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब ये भी क्या है? एक इक्वेशन है। ठीक है, इक्वेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लीनियर। ठीक है, क्या है? लीनियर। लीनियर क्या होता है? लीनियर होता है कि जो पावर होगी, पावर ऑफ वेरिएबल इन एन इक्वेशन ऑलवेज 1। ठीक, मतलब जिस इक्वेशन में वेरिएबल की पावर जो है वो हमेशा 1 हो, उसे हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला गया है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी हो? हमेशा 1 हो। ठीक है, ऑलवेज 1। ठीक, अब बात करते हैं, यहाँ पे हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या पढ़ना है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मैंने आपको इक्वेशन समझा दिया क्या होता है, मैंने आपको लीनियर समझा दिया, लीनियर कब लिया जाता है। अब बात करते हैं टू वेरिएबल। ठीक है, ऐसी इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो। क्या हो? दो वेरिएबल हो और वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो हमेशा 1 हो, तो उसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमेशा इस फॉर्म में रहेगी, यानी जहां पे भी आपको इक्वेशन इस फॉर्म में दिखाई दे तो समझ जाइए वो क्या है? एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। कैसे समझ में आया? देखिए यहाँ पे ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। यहाँ पे ए बी और सी को हमने रियल नंबर लिया है और एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स। एक्स और वाई क्या है? एक्स और वाई है यहाँ पे वेरिएबल्स। ठीक है बात। अब आपने यहाँ क्या नोटिस किया? आपने नोटिस किया कि यहाँ पे दो वेरिएबल है। ठीक है,
तो 2 वेरिएबल है तो इसका मतलब 2 वेरिएबल हो गया। उसके बाद आपने नोटिस किया कि जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। ठीक है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। ध्यान रखेंगे वेरिएबल की पावर 0 नहीं होनी चाहिए, यानी अगर कोई इक्वेशन ऐसी लिखी है तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें इस वेरिएबल की पावर 0 हो गई, तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है। तो इसे आप ध्यान से समझेंगे। उसके बाद आपको ये पता चल गया कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल किस फॉर्म में होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। जो भी इस फॉर्म में रहेगी वो इक्वेशन कैसी होती है, वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होती है। कैसे पता चला कि यहाँ पे x और y 2 वेरिएबल है और a b और c ये रियल नंबर्स है। यहाँ पे ये जो a है ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, b कोफिशिएंट ऑफ y, c कांस्टेंट टर्म। c क्या हो गई, कांस्टेंट टर्म हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होते हैं उनके सॉल्यूशन। अब बात करिए सॉल्यूशन होते क्या हैं। सॉल्यूशन होते हैं वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। अब ये जो वैल्यूज ऑफ वेरिएबल हैं वो ऐसी वैल्यूज होती है वेरिएबल की जो सेटिस्फाई करे किसे, सेटिस्फाई करे किसे, इक्वेशन को। क्या, वेरिएबल की ऐसी वैल्यूज जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करें उसे ही हम लीनियर इक्वेशन ऑफ इन 2 वेरिएबल के सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब बात करते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के जो सॉल्यूशन हैं वो कैसे कैसे फाइंड होते हैं। ठीक है, तो उसे फाइंड करने के लिए, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए आपके पास कितने मेथड हैं, आपके पास 4 मेथड है। अब ये 4 मेथड कौन कौन से हैं। पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। अच्छा, दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो थर्ड मेथड है वो थर्ड मेथड है एलिमिनेशन मेथड। और जो फोर्थ मेथड है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, ये 4 मेथड है। लेकिन सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें ये वाला मेथड आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, तो हमें कितने मेथड पढ़ने हैं, हमें 3 मेथड पढ़ने हैं, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। अब इस ग्राफिकल मेथड में भी ग्राफ वाला जो पोर्शन है वो सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ग्राफिकल मेथड की, ग्राफिकल मेथड की बात करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इनके सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आपको 2 इक्वेशन मिलेगी। कितनी इक्वेशन मिलेगी, 2 इक्वेशन। ठीक है, उन दोनों इक्वेशन को कैलकुलेट करके वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो वे 2 इक्वेशन किस फॉर्म में मिलती है, वे 2 इक्वेशन इस फॉर्म में मिलती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, यानी a
बी और सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकती है। वेरिएबल यही रहेंगे एक्स और वाई, यानी ये वेरिएबल पी और क्यू भी हो सकते हैं, एस टी भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। ठीक है, दूसरा इक्वेशन होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन के, यानी इस टाइप की जो भी इक्वेशन होगी, उन इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम इन तीनों मेथड में से या चारों मेथड में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे ओनली ग्राफिकल मेथड। ठीक है, अब ये जो ग्राफिकल मेथड है वो कैसे होता है, यानी हम उसे कैसे यूज़ करते हैं। ठीक, तो जो चीज़ अब मैं बात आपको बताने वाला हूँ वो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप ये पॉइंट्स जो हैं बहुत अच्छे से समझें और साथ ही साथ नोट भी करते चलें। देखिए, इसमें कहा गया है कि अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ जाता है, तो उस केस में जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, वो ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन का बनेगा। इंटरसेक्टिंग लाइन का बनेगा। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब लीनियर इक्वेशन का हम ग्राफ बनाते हैं वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है, क्योंकि लीनियर का जो वर्ड बना है, लीनियर वर्ड जो बना है वो कहाँ से बना है, लाइन से, और लाइन क्या होता है कि स्ट्रेट पाथ होता है। ठीक है, तो हमेशा ये बात ध्यान रखना कि लीनियर इक्वेशन के लिए जो ग्राफ बनता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि अगर इस कंडीशन में इसका और इसका रेशो और इसका रेशो इक्वल नहीं आता है, तो इसका मतलब है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। यानी जब आप दोनों लाइन का ग्राफ बनाओगे तो ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। सपोज करो कि आपने ग्राफ बनाया और पहली लाइन का ग्राफ ये आ जाता है, पहली इक्वेशन का ग्राफ ये आ जाता है और दूसरी इक्वेशन का ग्राफ ये आ जाता है, तो दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, तो अगर आपके पास ऐसी इक्वेशन है जिसमें x के कोफिशिएंट के रेशो और y के कोफिशिएंट के रेशो इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। ठीक है, अब जब इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है तो उसके लिए जो सॉल्यूशन होते हैं वो आते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या आते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये आ गया आपका यूनिक सॉल्यूशन। और जो यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए ये क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। क्या होता है, कंसिस्टेंट। क्या होता है, ये इक्वेशन जो है वो क्या होगी, कंसिस्टेंट होंगी। उसके बाद अगर a1 अपॉन a2 यानी कोफिशिएंट ऑफ x का रेशो इक्वल आ जाता है b1 अपॉन b2 यानी कोफिशिएंट ऑफ y का रेशो इक्वल c1 अपॉन c2। अगर ये कंडीशन बन जाती है, यानी तीनों रेशोज इक्वल आ जाते हैं, तो उस केस में कैसी लाइन बनेगी, उस केस में कोइंसिडेंट लाइन बनेगी। क्या बनेगी, कोइंसिडेंट लाइन बनेगी। ठीक है, क्या बनेगी, कोइंसिडेंट लाइन बनेगी। कोइंसिडेंट लाइन से मतलब होता है जब आप ग्राफ बनाओगे वो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, पहली इक्वेशन के लिए ये सपोज करो ये लाइन आ जाती है, तो दूसरी इक्वेशन के लिए भी लाइन यहीं से स्टार्ट हो जाएगी या इसी के ऊपर से स्टार्ट हो जाएगी, या जो आप पॉइंट्स निकालोगे वे सेम आ जाएंगे। ठीक है, तो इसे बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। अगर कोइंसिडेंट लाइन आती है तो उस केस में क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। इनफाइनाइटली मैनी
सॉल्यूशन, यानी इसके इन इक्वेशंस के बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, एक सॉल्यूशन नहीं होगा। इसमें क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन वाले में एक ही सॉल्यूशन होता है और कोइंसिडेंट लाइन वाले में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इन बहुत सारे सॉल्यूशन होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका क्या, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये भी क्या होगा, जब इसका सॉल्यूशन निकल के आता है तो ये भी क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, यानी जहाँ पे सॉल्यूशन निकल कर आते हैं ना, वहाँ पे क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, अगर ये रेशोज कुछ इस तरीके से आ जाते हैं कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y का रेशियो इक्वल आ जाता है लेकिन कांस्टेंट टर्म का रेशियो इक्वल नहीं आता है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा नो सॉल्यूशन। क्या होगा, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन इस इक्वेशन के नहीं होंगे, यानी इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं आएंगे। तो इस केस में क्या होगा, जब सॉल्यूशन नहीं आएंगे ये होंगी पैरेलल लाइन। क्या होगी, पैरेलल लाइन। इस केस में क्या होंगे, पैरेलल लाइंस। और जब पैरेलल लाइंस होती है वो कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक है, यानी ये कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं करेगी। यहाँ पे भी देखो, इस वाली इक्वेशन में, इस वाले ग्राफ में भी कट किया, इस वाले ग्राफ में भी आपस में ज्वाइन किया, लेकिन इसमें कहीं भी ज्वाइन नहीं होगा। तो जब ज्वाइन नहीं होगा तो इसका मतलब ये पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइन के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं होते, और जब यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं होते तो ये होगा इनकंसिस्टेंट। मैं आपको बता दूं तो कि इस केस में क्या होगा कि ये जो क्वेश्चंस हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अब जो चीज़ मैंने आपको बताई है उन चीज़ों में हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये कंडीशंस कैसे कैसे अप्लाई होती है। तो कंडीशन अप्लाई करना सीखने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कुछ इस तरीके से कि 2x + 3y इज इक्वल टू 5 एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल 3x + 2y इज इक्वल टू 7। ये अपने दो इक्वेशन लिए है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x + 3y - 5 इज इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं 3x + 2y - 7 इज इक्वल टू 0। हम ये इक्वेशन ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमें क्या चेक करना है, अब हमें चेक करना है कि ये जो इक्वेशन मैंने दी है इन इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे होंगे। इन इक्वेशन के सॉल्यूशन यूनिक होंगे या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे या नो सॉल्यूशन होंगे। तो इसके लिए बहुत आसान सा तरीका है, ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, सॉल्यूशन फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको क्या करना है, ये मेथड अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, A1 नोट कीजिए। क्या नोट कीजिए, A1 इज इक्वल टू यहाँ पे 2 हुआ, B1 यहाँ पे 3 हुआ, C1 यहाँ पे -5 हुआ। ये ध्यान रखना, हम इक्वेशन को किस फॉर्म में मान रहे हैं, हम मान रहे हैं AX + BY + C इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे प्लस मान रहे हैं, तो हमें विद साइन लेना होगा, यानी यहाँ पे C की जो वैल्यू है वो -5 होगी। ठीक है, ऐसे ही A2 इज इक्वल टू 3, B2 इज इक्वल टू 2, C2 इज इक्वल टू 7 -7। ठीक, अब क्या कीजिएगा, A1/A2 निकालिए जरा। A1/A2 क्या हो जाएगा, 2/3। ठीक है, अब B1/B2 क्या हो जाएगा, 3/2।
क्या यहाँ पे a1 अपॉन a2 की जो वैल्यू है वो b1 अपॉन b2 की जो वैल्यू है दोनों इक्वल आई है क्या? नहीं, ये दोनों अनइक्वल है। यानी आप कह सकते हो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, सो दिस इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये इक्वेशंस क्या है, क्या रखती है? यूनिक सॉल्यूशन रखती है। यानी अगर इन इक्वेशन के लिए आप ग्राफ बनाओगे, वो ग्राफ कैसा आएगा? वो ग्राफ आएगा इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, वो ग्राफ कैसा आएगा? इंटरसेक्टिंग लाइन आएगा। ठीक है, अगर मैं इसी इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज कर दूं, वो कर दिया मैंने 4x प्लस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा? a1 की वैल्यू यहाँ पे है 2, b1 की वैल्यू यहाँ पे 3, c1 की वैल्यू -5। ऐसे a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू कितनी आ गई? -7। अब यहाँ से क्या कीजिएगा? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4। 2 अपॉन 4 का मतलब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 अपॉन 2। फिर b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6, 3 2 जा 6 यानी 1 अपॉन 2। ऐसे ही c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू -5 अपॉन -7। तो आपने क्या नोटिस किया? आपने नोटिस किया कि यहाँ पे a1 अपॉन a2 की वैल्यू 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 की वैल्यू 1 अपॉन 2, तो c1 अपॉन c2 की वैल्यू 5 अपॉन 7। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं आया, तो आप ये कंडीशन कहाँ देख रहे हैं? ये कंडीशन देख रहे हैं आप यहाँ पे, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तो इस केस में पैरेलल लाइन आएगी, और जब पैरेलल लाइन आएगी तो पैरेलल लाइन का मतलब है नो सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या होगा? नो सॉल्यूशन। और कंडीशन क्या रहेगी? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और अगर इसी इक्वेशन को मैं थोड़ा और चेंज कर दूं, ये इक्वेशन में थोड़ा और चेंज कर दूं, वो इक्वेशन होगी किस तरीके से? -5 -10। ठीक है, अब इस इक्वेशन में क्या कंडीशन होगी? इस इक्वेशन में a1 अपॉन a2 में डायरेक्ट कर रहा हूँ 2 अपॉन 4, b1 अपॉन b2 3 अपॉन 6 और c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू -5 अपॉन -10। तो आप क्या कर रहे हैं? देखो, 2 से डिवाइड हुआ 2 टाइम्स, 3 से डिवाइड हुआ 2 टाइम्स, इससे डिवाइड हुआ 2 टाइम्स, तो ये आया 1 अपॉन 2, ये भी क्या आया 1 अपॉन 2, और ये भी क्या आया 1 अपॉन 2। तो आपने क्या नोटिस किया कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। क्या हुआ? तीनों वैल्यूज इक्वल आ गई। तो तीनों वैल्यू इक्वल कौन सी कंडीशन को शो कर रही है? ये वाली कंडीशन। और इसके लिए क्या होता है? कोइंसिडेंट लाइन। क्या होता है? कोइंसिडेंट लाइन। यानी कोइंसिडेंट लाइन का मतलब है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा। ये ग्राफिकल मेथड के जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो आपको नेक्स्ट वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है, और अगर ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी है तो आप क्या करेंगे? इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और आप अपने चैनल मैथ्स 910 को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।